दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा इंसान जिसे उसके घर से निकाल दिया गया और बाद में उसकी कोई गुहार भी नहीं सुन रहा हो। कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं तिब्बतन्स, जिन्हें 1950-60 के दशक में अपने देश को छोड़कर दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर रहना पड़ा, क्योंकि चाइना के इन्वेजन के समय इतनी एट्रोसिटी हुई उनके ऊपर, जिसकी वजह से उन्हें अपने फ्रीडम या इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल को बाकी देशों में रहकर कंटिन्यू करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं तिब्बतन प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि हमारे जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड इट्स नेबरहुड टॉपिक में रेलेवेंस रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा वीडियो में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जानेंगे चाइना और तिब्बत के बीच में क्या इशू है, फिर हम समझेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है तिब्बतन इशू पे, लास्ट में हम समझेंगे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जेल के बारे में, और इसके अलावा एक और बात हम समझेंगे कि क्या रीसेंट टाइम में भारत की गवर्नमेंट ने कुछ अपने स्टैंड में बदलाव लिया है कि नहीं। इन सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ज़रूर से पूरा देखना। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एनसीईआरटी कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा हमारे, जो कि 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपकी क्लासेस लाइव रहेंगी। इस कोर्स को लेने के बाद आप अपने फाउंडेशन के ऊपर वर्क कर सकते हैं, कोर के ऊपर वर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग करवाई जाएगी, जो कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं dpp.onlyis.in पे। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जहां पर हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं कि चाइना और तिब्बत के बीच में ये इशू स्टार्ट कहां से हुआ। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में सभी प्रॉब्लम की जड़ कौन है? ब्रिटिशर्स। इंडिया पाकिस्तान की बात करें, फलस्तीन और इजराइल की बात करें, और तिब्बत भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप है इनकी बात करें, इन सभी इशू में एक कंट्री कॉमन है, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। अब यहां इसकी शुरुआत हुई थी 1904 से, जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया था तिब्बत को। अब इसके बाद यहाँ पर जो चाइनीज़ डोमिनेंस देखने को मिल रही थी उस समय, वो थोड़ी वीक हो गई। इसके बाद 1906 में ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन की, जहाँ पर चाइनीज़ एम्परर की सॉवरेनिटी को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द तिब्बतन पार्ट। इसके अलावा मंचूज ने इन्वेड किया इस एरिया में, जहाँ पर उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की चाइना की डोमिनेंस को, और ब्रिटिशर्स थोड़े वीक होने लगे। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि 1912 आते आते तिब्बत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अब बात थी 1914 की, जब आप ये देखते हैं कि चाइना और तिब्बत के इशू के कारण ब्रिटिश इंडिया को थोड़े प्रॉब्लम्स होने लगी। अब यहाँ पर एक मीडिएटर के तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, और इन्होंने मैकमोहन लाइन को ड्रॉ किया, जहाँ पर इंडिया और तिब्बत के बीच में बाउंड्री को डिफाइन किया गया। हालांकि बाद में जाकर चाइना ने इस ट्रीटी को नज़रअंदाज कर दिया 1916 के आसपास, और फिर 1950 के दशक में चाइना ने इन्वेड कर दिया तिब्बतन पार्ट को। यहाँ पर तिब्बतन गवर्नमेंट ने एक 17 पॉइंटर एग्रीमेंट साइन किया या ट्रीटी साइन की चाइना के साथ, जो कि बाद में चाइना ने भी नज़रअंदाज कर दी। और तिब्बतन्स का ये कहना था उस समय की इनकी गवर्नमेंट का, या आप ये कह सकते हैं दलाई लामा का, कि उनसे प्रेशर में साइन करवाई गई। अब यहाँ 1950-60 के दशक तक तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन इसके बाद सिनेरियो बदलने वाला था। 1958 आता है, जहाँ पर आप देखते हैं कि एंटी कम्युनिस्ट गुरिल्ला एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तिब्बतन पार्ट में। अब इसको सप्रेस करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट लॉ और पॉलिसी लेके आएगी, और इसी में आप ये देखते हैं कि 1959 के दशक में लाशा में चाइनीज़ गवर्नमेंट आती है, और यहाँ पर अपने ट्रुप्स के साथ इस एरिया में जो अपराइजिंग चल रही थी उसे कुचलने की कोशिश करती है। अब विदेशियों को इसके एरिया के बारे में कुछ ज़्यादा पता ना लगे, जो इनकी दशा है उसके बारे में पता ना लगे, तो इस वजह से चाइना ने तिब्बतियन एरिया में किसी भी फॉरेनर्स का आना बैन कर दिया 1963 में। इसके अलावा चाइना ने इसे अपने मेन पार्ट का हिस्सा मानना स्टार्ट करा 1965 के आसपास, जहां पर चाइना ने तिब्बतन पार्ट को कुछ ऑटोनॉमी दी, और यहाँ पर इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म करने लगी।
मतलब मॉनेस्ट्रीज वगैरह पे जो बुद्धिज़्म की यहाँ पर देखने को मिलती थी, उसके अंदर भी छेड़छाड़ करने की शुरुआत कर दी थी यहाँ से चाइना ने। इसके बाद 1966 में रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो इस एरिया में चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं आउटलॉ कर दिया था चाइना ने लॉज के थ्रू। फिर 1971 आता है, जब चाइना को लगता है कि यहाँ पर थोड़े हालात सुधर गए हैं, तो चाइना फॉरेन विजिटर्स के बैन को यहाँ से अपलिफ्ट कर देते हैं। फिर 1976 में आप ये देखते हैं कि चाइना जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे बैन लगा रखे थे, उन्हें भी अपलिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद 1980 के दशक में तिब्बतन प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं वायलेंटली सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, और अभी भी अगर हम बात करें इक्का दुक्का एरिया में अपराइजिंग आपको देखने को मिलती है। ऑल्दो अभी के टाइम की अगर हम बात करें, जितना भी तिब्बतन रीजन के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है वो आउटसाइड तिब्बतन पार्ट चल रहा है, बिकॉज चाइना ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रखे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट विजिलेंस है, जिसके कारण इस एरिया में कोई भी प्रोटेस्ट होने से पहले ही चाइना उसे सप्रेस कर देता है। अब बात की जाए इंडिया की स्टैंड की, तो आपको ये समझना होगा कि हम एक्चुअल में चाइना के साथ कभी भी इतना लंबा बॉर्डर शेयर नहीं करते थे। मतलब ये जो 3000+ किलोमीटर का जो बॉर्डर हम चाइना के साथ हाल फिलहाल में शेयर कर रहे हैं, एक्चुअल में सबसे मतलब चाइना से ज़्यादा बॉर्डर हम तिब्बत के साथ शेयर करते थे, जो कि आप यहाँ पर मैकमोहन लाइन देख रहे हैं, इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। अब ये जो मैकमोहन लाइन थी, इसको बनाया गया था 1914 की ट्रीटी के थ्रू, जो कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि 1914 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कोशिश की थी कि चाइना और तिब्बत के साथ पीस एस्टैब्लिश की जाए। इसे शिमला कन्वेंशन के तहत रिकॉग्नाइज किया गया था, लेकिन बाद में 1916-17 के दशक और उसके बाद ये देखा जाता है कि चाइना मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और ना ही शिमला कन्वेंशन को। यहाँ टोटली चाइना ने एक यू टर्न ले लिया था, जिसके कारण भारत अभी एक डायलेमा में होता है। वैसे तो हम बात कर रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन चाइना की मंशा अभी तक हमें नहीं पता थी। इसके बाद 1954 आया, जहां पर एक एग्रीमेंट साइन होता है भारत और चाइना के बीच में, जहां तिब्बतन रीजन को चाइना का पार्ट रिकॉग्नाइज करता है भारत। यानी कि एक तरह से भारत के हाथ तिब्बतन इशू पे यहां पर बांध दिए गए थे। अब 1959 के दौर में आप ये देखते हैं कि तिब्बतन अपराइजिंग होती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और दलाई लामा जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं तिब्बतन पीपल के, वो तिब्बत से आकर भारत में शरण लेते हैं, जिनके साथ उनके बहुत से सपोर्टर इंडिया में आते हैं। अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस को वैसे ही मेंटेन करें, या ये जो तिब्बतन रिफ्यूजी भारत में आए थे इन्हें शरण दें। तो यहाँ पर गांधीयन फिलॉसफी को तवज्जो देते हुए नेहरू जी ने गांधीयन फिलॉसफी के तहत तिब्बतन्स को भारत में शरण दी, और यहाँ पहली बार भारत में बनी तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जिल। अब जब ये गवर्नमेंट बनी तो यहाँ इंडिया ने एक शर्त रखी। इंडिया ने कहा कि भैया आप यहाँ से कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकते हैं। दलाई लामा जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं पूरे तिब्बतन पार्ट के, हम उन्हें एज अ लीडर रिकॉग्नाइज करते हैं, बट यहाँ से भारत की भूमि से चाइना के अगेंस्ट कोई भी पॉलिसी को वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इस तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जिल का जो हेडक्वार्टर है उसे इस्टेब्लिश किया जाता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके में धर्मशाला पार्ट में। ये जो हम बात कर रहे हैं तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जिल, जिसे तिपई भी बोला जाता है, इसमें 45 मेंबर हैं जो कि अलग अलग प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, बुद्धिज्म के अलग अलग सेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या स्कूल्स भी जिसे आप कहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉडी है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि फंक्शन करता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट, जिसे हम अक्सर चार्टर ऑफ तिब्बतन इन एग्जिल के नाम से भी जानते हैं। इसे एक बार रीड्राफ्ट किया गया था 1991 में भी। अब देखिए, क्योंकि हम चाइना को नाराज नहीं करना चाहते थे, तो इस वजह से 2013 तक तो हमने इतना कुछ ज़्यादा नहीं किया तिब्बतन लोगों के लिए, लेकिन 2014 के बाद से कुछ बदलाव आए भारत की नीति में, जहां पर आप ये देखते हैं कि बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट आती है सेंटर में, वो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जिल के जो हेड हैं उनको ओथ टेकिंग सेरेमनी में इनवाइट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। इसके बाद 2019 में हम ये देखते हैं कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि सेकंड टर्म थी मोदी गवर्नमेंट की।
अब यहाँ पर इनवाइट ना करने का रीज़न ये रहा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भारत के इनफॉर्मल डायलॉग या समिट चल रहे थे, जिसके कारण हम किसी भी तरह से चाइना को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अभी रिसेंटली भारतीय प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को उनके बर्थडे पे विश भी किया है। अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है भारत के पास, इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि तिब्बत एक दुखती रग है चाइना की। अब हमारा लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ, तो यहाँ हम स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर सकते हैं तिब्बतन कार्ड को, जहाँ पर हम तिब्बतन गवर्नमेंट को कुछ पावर दे सकते हैं ताकि कुछ सॉर्ट ऑफ वर्क कहीं ना कहीं वो कैरी आउट कर सके इंडियन ग्राउंड पे अगेंस्ट चाइना। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम तिब्बतन लोगों की गुहार को यूनाइटेड नेशन में उठाएं, जिससे कि वर्ल्ड की सेंटर स्टेज पे आ सके तिब्बतन मैटर। और इसके लिए जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जो कि चाइना को कंटेन करना चाहती हैं, हमें उनका सपोर्ट चाहिए इस मैटर में। तो यहाँ पर इंडिया के पास एक सुनहरा मौका है जहाँ पर तिब्बतन मैटर को वो इंटरनेशनलाइज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान मसले में अक्सर आप चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, जहाँ पर अगर हम बात करें बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उसमें चाइना कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट को सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं। देन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कुछ पर्सन्स के बारे में जब इंडिया कुछ बिल लेके आता है तो उसको भी वीटो से रोक देता है चाइना। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह से तिब्बतन मैटर को इंटरनेशनलाइज कर सकें ताकि चाइना की जो दुखती रग है हम इसे एक्सप्लॉइट कर सकें। सेम हम हांगकांग के लिए भी पॉलिसी बना सकते हैं और ताइवान के लिए भी। इससे भारत का जो टसल है चाइना के साथ, हम उसको काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना को पता है हमारी दुखती रग है कश्मीर, और कश्मीर इशू पे हमारे को अक्सर चाइना घेरने की कोशिश करती है। तो हम भी यहाँ पर चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, चाहे उइगर मुस्लिम्स को लेके हो, चाहे तिब्बतन लोगों को लेके हो, हांगकांग को लेके हो या ताइवान को लेके हो, हम इन सभी मैटर को इंटरनेशनल अरीना में सेंटर स्टेज पे ला सकते हैं। इससे भारत के पास भी एक एज होगी और चाइना को हम सेम प्लेस पे ला सकते हैं अपने साथ बात करने पे। इसके अलावा भारत को कोशिश ये भी करनी चाहिए कि किस तरह से वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को इन्हांस करके चाइना के इक्विवेलेंट कर सके, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।